सो जैसे हमारे पास यहाँ पर आता है H1 H2, और ये अच्छी प्रॉपर्टी है जिससे आप ना लेटर की साइजिंग इंक्रीज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पर H1 टाइप करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और इसको सेव करते हैं, एंड सेव करने के बाद गो लाइव सर्वर पे जाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मैं जो चेक कर लेता हूँ एक बार। नेटवर्क ओके है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, 1 मिनट, नेटवर्क की चेकिंग है। एक काम करते हैं, वापस से सर्वर अपना ना ऑन कर लेते गो लाइव पे। कभी कभी दिक्कत आ जाता है फॉल्ट से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो ये आ चुका है हेलो। अब देखो जैसे हमारा H1 है, H1 सबसे लार्ज लेटर होता है जिसके अंदर आप, H1 जो है हमारा सबसे लार्ज लेटर है जिसके अंदर आप हेलो लिख सकते हो। और कहने का मतलब है यहाँ पर अगर जैसे मैं H2 यहाँ पर टाइप करता हूँ, इसके अंदर सेम वही लिखता हूँ हेलो। सेम अगर मैं हेलो लिखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहले वाला था हमारा H1 वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है कंपैरिजन टू H2 से। यानी जैसे जैसे आपकी लेटर की साइज़ या फिर जैसे जैसे आपके नंबर की साइजिंग, जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, वैसे वैसे जाओगे तो आपकी जो लेटर की साइज़ है ना वो और छोटा होता जाएगा। जैसे कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर H3 टाइप करता हूँ, सेम वही लिखते हैं हेलो, और फिर कुछ और लिखना चाहता तो वो भी लिख देना। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी भी साइजिंग छोटी हो चुकी है। और जैसे मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ H4, और इसके अंदर भी सेम हेलो टाइप करता हूँ और देखता हूँ तो ये सबसे क्या है, छोटा है। बट जैसे ही मैं H5 टाइप करने की कोशिश करूँगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा ना, वो H4 के हिसाब से साइज़ लेगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर H5 टाइप करता हूँ और यहाँ पर वही लिखता हूँ हेलो, तो यहाँ पे देखोगे आप ये H4 काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लार्ज है अमाउंट में H5 के कंपैरिजन में। बट जैसे मैं यहाँ पर H6 करता हूँ, H6, और यहाँ पर हेलो, तो ये और भी छोटा होता जाएगा। बट आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है H1 तक, या फिर H2, ये H6 कोई लेता नहीं है, ये H4 तक ज़्यादातर चलता है। अगर मैं H7 लेने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं H7 नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं वैसे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं H7 फिर भी लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर लेना कोशिश करता हूँ H7 और क्लोज़ करते हैं हेलो, तो ये कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ लेटर की साइजिंग में कोई डिफरेंस देखने को मिला नहीं हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर H7 लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट शो नहीं करता HTML की H7 नाम का कोई एलिमेंट है। बट जैसे आप H6 करते हो तो यहाँ पर शो करता है कि H6 हमारा क्या एक एलिमेंट है जो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि H1, H2, H3 जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होते रहेंगे, हमारे जो लेटर की साइजिंग है वो छोटा होता रहेगा धीरे धीरे। अब बात करते हैं ये कमेंट आउट क्या है, व्हाट इज़ द कमेंट आउट। कमेंट आउट एक ऐसा पार्ट है जिससे आप बताते हो कि आपका जो कोड है ना वो काम क्या कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एग्जांपल के थ्रू, अगर एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ या फिर एक H1 लेता हूँ, अगर उस H1 में मैंने कुछ लिखा है, कुछ भी समथिंग कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, अगर मैं बताना चाहता हूँ किसी यूज़र को या फिर कोई और कोडर को, क्योंकि आप अगर आप कंपनी में ज्वाइन होते हो तो होता क्या है ना कि आप अकेले कोई कोडर होते नहीं हो, वहाँ पर बहुत सारे कोडर होता है, और आप भी कोड लिख रहे होते हो, वो भी कोड लिख रहा होता है, सबका अलग अलग तरीका है कोड लिखने का। बट आपने छोटी सी कोड में कुछ एडिट कर दी, मान लेते आपने कोई एक ऐसा कोड लिख दिया जो इसमें एरर आ रहा हो, आप उस एरर को सॉल्व कर रहे हो, उसमें नया कोड ऐड कर कर उस एरर को रिजॉल्व कर रहे हो, तो वही आपको किसी और को बताना है, क्योंकि आपका जो कोड है कोई और भी तो चेक करेगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि आपने किस लाइन पर कहाँ पे चेंजेस किए कोड में। तो ये कमेंट आउट एक ऐसा पार्ट होता है ना जिसके थ्रू आप बता पाते हो किसी कोडर को कि मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे चेंज किया, तो ये चीज़ में मैंने एडिट किया है। तो कमेंट आउट एक पार्ट होता है जिसके थ्रू आप बताते हो किसी कोडर को कि मैंने यहाँ पे चेंज किया, या फिर ये जो कोड है ना, ये कोड यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। अगर मैं H1 लूँ, पैराग्राफ लूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर H1 लेता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, या फिर मान लेते H ही लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर P लिखा हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ओके। सो एक मिनट, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो H है ना, H के अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, समथिंग कुछ नया चीज़ जो H1 के अंदर है, और पैराग्राफ के अंदर कुछ नया चीज़ है जो पैराग्राफ के अंदर, बट मैं इन सबको क्या सेपरेटली बांटना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि H1 के अंदर कुछ नया चीज़ है, पैराग्राफ के अंदर कुछ नया चीज़ है किसी और कोडर को। तो यहाँ पर मैं कमेंट आउट का यूज़ करूँगा और कमेंट आउट के अंदर कुछ भी लिख दूंगा। कमेंट आउट का सिंबल क्या होता है, आपको ये वाले सिंबल लगाना है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ग्रेटर देन वाला यही, और इसके अंदर आप दिस इज़ अ हेडिंग या फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर
इस कंटेंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप भी कोड में चेंज करते हो। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल/ से इसका शॉर्टकट की है, या फिर आप मैनुअली जब करना चाहो तो मैनुअली ऐसे टाइप करना होगा आपको, या फिर अगर आपको शॉर्टकट की आजमाना है तो कंट्रोल/। अब देखते हैं कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सो जैसे कि यहाँ पर अगर मेरा क्या है, एक H1 है, अगर मैं इन सब को वापस से डिलीट करता हूँ या फिर रहने देते इसे, मैं चाहता हूँ इसके बाद कुछ नया पार्ट ऐड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हो एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश डैश, तो कमेंट आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ द न्यू पार्ट, या फिर यहाँ से एक नया पार्ट स्टार्ट है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं दिस इज़ द न्यू पार्ट, हेलो दिस इज़ द न्यू पार्ट। ओके, सेव करते हैं। बट जो ये कमेंट आउट है ना, ये आपको ब्राउज़र पे शो नहीं होता। अगर आप मैं ब्राउज़र पे अगर इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पर ना शो नहीं होगा कमेंट आउट। देखो दिस इज़ द न्यू पार्ट, ये, और इसके ऊपर हमने क्या लिखे थे कमेंट आउट में, यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज़ द न्यू पार्ट, कमेंट आउट में लिखा हुआ था। बट कमेंट आउट है ना, ये ब्राउज़र पे शो नहीं होता, ये शो होगा इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में कैसे, अगर आप राइट क्लिक करोगे माउस का या फिर पैड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट क्लिक करने पर एलिमेंट में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द न्यू पार्ट, और यहाँ पर भी एक साथ कमेंट आउट लिखा हुआ है कोड इज़ रिजेक्ट बाय लाइव सर्वर, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये हटाओ। बट यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द न्यू पार्ट, आपको किस में दिख रहा है, इंस्पेक्ट के दिख रहा है, एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कमेंट आउट। अगर मैं एक और कमेंट आउट लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर एक लोरम नाम का एक हमारे पास सिंटैक्स आता है जिसके अंदर मल्टीपल लाइन अपने आप इंक्लूड हो जाती है, लोरम। अगर आप ये लिखते हो, सेव करोगे, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लोरम लिखा, एंटर दबाया, उसके बाद आप मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ अपने आप आ गया, जनरेट हुआ है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज़ लोरम, दिस इज़ अ लोरम पार्ट, यानी यहाँ से लोरम पार्ट स्टार्ट है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ लोरम, या फिर कुछ भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आए, एंड ऑफ लोरम, यहाँ से लोरम स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर भी कमेंट आउट डाल देता हूँ, एंड पार्ट यहाँ पर डालने के बाद अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको दिख गया लोरम, और कमेंट आउट मैंने जैसे बोला कि आपको ब्राउज़र पे शो तो होगा नहीं, बट जैसे ही अगर आप इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के लिए भी शॉर्टकट की है, कंट्रोल/शिफ्ट के साथ एल दबाना है, कंट्रोल/शिफ्ट के साथ सी दबाना है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर दिस इज़ अ न्यू पार्ट, एंड ऑफ पार्ट, दिस इज़ द लोरम पार्ट, जो मैंने लोरम लिखा है, इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ के अंदर अपने आप मल्टीपल लाइन लिखे हुआ आ गया, एंड ऑफ लोरम। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एक कमेंट आउट काम करता है। अब बात है कि कमेंट आउट का कैसे हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कमेंट आउट अगर देखो, अगर मैं ये कोड लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है, ये कमेंट आउट सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है, अगर और कोई नया कोडर देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिख दिया। तो ये है ना कि ये आपको प्रैक्टिस करना आएगा, हर एक चीज़ प्रैक्टिस अपने आप, ये कुछ अपने आप नहीं आता, ये जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें कमेंट आउट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। बट अभी स्टार्टिंग में हाँ ये चलता है, अगर कुछ भी लिख दो तो चलता है, बट धीरे धीरे जैसे से आप में इम्प्लीमेंट आएगा ना, तो कमेंट आउट को भी ना आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो इस पर आपको उतना नहीं करना है कि अगर मुझे लिखना नहीं आ रहा तो मैं एक अच्छा कोडर नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ HTML टैग। HTML टैग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया एच इमेज। अब ये है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास एक एंकर टैग है जिसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है href के अंदर आप बेसिकली क्या डालते हो, एक रिलेटिव URL। कहने का मतलब, अगर आप वेबसाइट पर विजिट करते हो, वहाँ पर कुछ एक ऐसा लिंक होता है जिस पर आप क्लिक करके किसी और अनदर वेबसाइट पे जाते हो, वो किसके थ्रू होता है, वो हमारा होता है एंकर टैग के थ्रू। मल्टीपल लिंक वहाँ पर, अगर हर एक लिंक पर अगर मैं क्लिक करूँ तो किसी अनदर वेबसाइट पर जा सकता हूँ, वो किसी थ्रू होता है एंकर एलिमेंट के थ्रू होता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो हमारे पास आ रहा है एक एंकर, यहाँ पर मैं एक एंकर एलिमेंट है, इसके अंदर है हमारे पास href रिलेटिव एंटर योर वेबसाइट URL, जिसके अंदर आप बेसिकली वेबसाइट का URL डालते हो। और ये टारगेट, इसके बारे में बात करेंगे, टारगेट डैश टाइप क्या है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंटेंट। बेसिकली ये हमारी ओपनिंग है पूरी, और ये हमारी यहाँ से क्लोजिंग है, और इसके अंदर कंटेंट है। पूरे मिला के क्या हो गया, हमारा एक टैग हो गया पूरे मिलाकर बेसिकली।
तो बात करते हैं ये वाले क्या चीज़ है, और एक हमारा इमेज भी है। इमेज बेसिकली काम करता है कि आपके वेबसाइट पे इमेज लगाना। इमेज इसके लिए भी हमारे पास एक एलिमेंट आता है जिसके अंदर एक एसआरसी है। एसआरसी के अंदर वही एंटर द इमेज यूआरएल, बेसिकली आप अपना इमेज का यूआरएल डालते हो। ऑल्ट का काम तब होता है जब मान लो अगर आपके इमेज में कोई एरर आ गया जिसके कारण आपकी इमेज दिख नहीं पा रही, तो उस समय ये ऑल्ट बताता है कि ये इमेज इसकी जगह पे ना क्या था, मतलब किस चीज़ का इमेज था। अगर डोरेमोन का इमेज है या फिर कोई एक ऐसे लिस्ट का इमेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा कुछ एरर के कारण, तो वहाँ पर ऑल्ट काम करता है और ये बताता है कि इस जगह पर ये इमेज था। और एक बी आर जो है, बी आर एक नेक्स्ट लाइन में कोड को मूव कर देता है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक यहाँ पर पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ लेने के बाद मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एच, और इसको मैं चाहता हूँ कि इन्हें सेपरेट बीच में बहुत सारे स्पेस जनरेट हो जाए, मल्टीपल स्पेस, 3 लाइन का, 4 लाइन का, कितना भी स्पेस जनरेट हो जाए। तो उसमें ना हमारा बी आर काम करता है कि 2 एलिमेंट के बीच में बेसिकली स्पेस लाने का काम करता है। अगर इन दोनों के बीच, ये भी हमारा क्या एक एलिमेंट ही तो है, क्या है एंकर टैग और इमेज जो है हमारा एक एलिमेंट है। इन दोनों बीच में अगर मैं चाहूँ कि नहीं मल्टीपल लाइन ऑफ गैपिंग क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास आता है बी आर टैग। बी आर टैग के थ्रू आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ गैपिंग क्रिएट कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने बोला आपको कि एक एंकर टैग होता है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट आउट ले लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट है क्या एंकर टैग, स्टार्ट ऑफ द एंकर टैग। यहाँ से एंकर टैग स्टार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से एंकर टैग स्टार्ट है। एंकर टैग के लिए क्या था हमारा ए। अगर मैं यहाँ पर ए डालता हूँ और यहाँ पे देखते हो एंटर करूँगा, तो ए के साथ HREF अपने आप आ गया। टारगेट नहीं आता, वो लिखना पड़ता है हमें बेसिकली। अगर अभी टारगेट का मेन देखते काम क्या है, बट अभी क्या लिखते हैं, सिर्फ एंकर टैग, और इसके अंदर डालते हैं गूगल लिंक या फिर गूगल लिंक डालते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद वही गो लाइव सर्वर से तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल का लिंक आ गया। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली इसके अंदर कोई ऐसा लिंक है नहीं जिससे कुछ लिंक ओपन हो। सो मैं क्या करूँगा, HREF के अंदर हमें गूगल का लिंक डालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एक टैब खोलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गूगल, और गूगल लिखने के बाद इसके वेबसाइट पे जाते हैं। सो यहाँ से इसका एक लिंक उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और ये वापस यहीं पर आकर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और अब जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये काम करेगा। सो हम कहाँ पर आ गए, गूगल के वेबसाइट पर आ गए डायरेक्ट। सो जो ये लिंक है इस पर क्लिक करने पर गूगल के वेबसाइट पर। बट यहाँ पर ना एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो ये लिंक है ना सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर टेस्ट लिखा है ना, टेस्ट 1.1, ये नेक्स्ट टैब में नहीं जाएगा, इसी टैब के अंदर गूगल की वेबसाइट ही खुल जाएगा। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो इसी टैब के अंदर गूगल की वेबसाइट खुल जा रही है। ये झंझट है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट का लिंक है ना किसी और टैब पे खुले, किसी और टैब का मतलब नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी के लिए हमारे पास आता है टैग टारगेट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है इसको एंटर करते हैं एंड इसको ओपन करेंगे ब्लैंक। तो ब्लैंक से क्या होता है, नेक्स्ट टैब में ओपन होता है। वैसे अगर देखो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, जैसे ब्लैंक एक सेल्फ था, सेल्फ का मतलब सेम टैब के अंदर ओपन होना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेल खुद के टैब में ओपन हो रहा है। यहाँ पर ब्लैंक की जगह आप जो नेक्स्ट टैब था उसके अंदर आप मेन भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन भी नेक्स्ट टैब के अंदर ही ओपन करवाएगा आपके वेबसाइट के लिंक को। सो एक मेन था, मैं यहाँ पर मेन करता हूँ, मेन से नेक्स्ट टैब में ओपन हो, उस समय सेव नहीं होता इसलिए सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा था। अब वैसे हमारे पास क्या आता है, एक इमेज का आता है। इमेज का आने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर फिर से एक कमेंट आउट डाल देते हैं, दिस इज़ द इमेज टैग। देखो अब कमेंट आउट का यूज़ ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ कि यहाँ से इमेज टैग आ रहा है और यहाँ से हमारा एंकर टैग आ रहा है। तो कमेंट आउट इस तरीके से यूज़ करना है आपको। अगर यहाँ पे डालता हूँ IMG SRC और यहाँ पर आ गया SRC, इसको ना हटा देते हैं, यहाँ से इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर कुछ आपको इमेज में लिखना नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट एक इमेज आ जाता है। यहाँ पर देखो ना ये खुद ही ओपनिंग क्लोजिंग साथ में लेके चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो बताऊँगा या फिर किसी एक
नए टॉपिक बताऊंगा जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट आता है जो ओपनिंग क्लोजिंग साथ में लेके चलता है। जैसे हमारे यहाँ पर इमेज आ गया, इमेज के अंदर हमारे एसआरसी आता है, एसआरसी के अंदर ही हमारे पास इमेज का लिंक आता है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ और गूगल या फिर कोई और से भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डोरेमोन और इमेज के अंदर आते हैं। ये वाली जो इमेज है मैं इसको पिक करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इमेज पर आकर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखोगे कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस पर हमें क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, जिससे यहाँ का जो इमेज एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर लाना है, पेस्ट कर देना है, सेव करना है। और सेव करने के बाद देखोगे तो हमारे जो पेज जो है ब्राउज़र का पेज, वहाँ पर इमेज आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, ये देखो ये इमेज है ना लिंक के ऊपर दिख रहा है, बट यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो कोड है ना, ये पहले एंकर टैग आ रहा है उसके बाद इमेज आ रहा है, बट यहाँ पर देख सकते हो पहले इमेज है उसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर बी आर टैग। क्या, बी आर टैग नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बी आर टैग दोनों एक साथ ही आ रहे थे। कहने का मतलब ये जो है ना, मैं अगर इसको हटाता हूँ तो ये देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो इमेज है ना ये ऊपर है, नहीं ये एक लाइन में है दोनों। जो ये हमारा एंकर टैग है और इमेज जो है ना ये एक लाइन में है। बस आपको लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर है, बट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, एक लाइन में है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बी आर डालता हूँ, बी आर, तो देखोगे यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाएगा। और बी आर करूँगा तो इसके अंदर गैपिंग और क्रिएट हो जाएगी। मल्टीपल आप बी आर ले सकते हो, जितने बार भी चाहो उतने बार आप बी आर ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक ऑल्ट है, ऑल्ट का भी काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल्ट का काम तब आता है जब मान लो आपकी इमेज में कुछ एरर आ गया जिसके कारण आपको पेज पर इमेज ना दिख रहा हो, उस समय ऑल्ट बताता है कि ये यहाँ पर जो है ना इस चीज़ का इमेज था, डोरेमोन का इमेज था, हमें यूज़र को बताना होता है। तो आपको ऑल्ट में हमेशा लिखना होगा जिस चीज़ का इमेज है। यहाँ पर डोरेमोन का है तो मैं डोरेमोन लिख देता हूँ, डोरेमोन। सेव करते हैं और एक एरर क्रिएट करते हैं इमेज के अंदर। तो एक काम करते हैं ना, इमेज के लिंक में कुछ चीज़ हटा देते हैं, जैसे कि ये हटा दिया तो एरर आ जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर एरर आ गया और यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा ना आइकन बन गया कि यहाँ पर एक इमेज था बट इमेज किसी कारण नहीं दिख पा रहा, उसकी जगह पे ऑल्ट दिख रहा है आपको। और ऑल्ट में अंदर लिखा हुआ है डोरेमोन, जो बता रहा है कि यहाँ पर जो है डोरेमोन का इमेज था। वैसे अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल इमेज ले सकता हूँ। और यहाँ पर एक पोकेमोन का इमेज लेते हैं। पोकेमोन, पिकाचू तो सबका फेवरेट है, मैं भी लेता हूँ। ये यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर एक और बी आर डाल देते हैं, बी आर, ठीक है। और यहाँ पर इमेज का जो एसआरसी है वो डाल देते हैं और वो इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑल्ट के अंदर आपको हमेशा लिखना होगा, ऑल्ट को कभी भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। इन फ्यूचर अगर आपकी इमेज में कोई दिक्कत आ गई तो ऑल्ट रिजॉल्व कर देता है या फिर बता देता है यूज़र को। तो क्या था, पोकेमोन का इमेज था। ओके, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर पोकेमोन का आ गया। अगर मैं डोरेमोन का लेना चाहूँ, यहाँ पर ईएन था ना इसकी जगह पे, ईएन। ओके, सो यहाँ पर डोरेमोन भी आ गया। पोकेमोन मल्टीपल इमेज आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। अगर मैं गूगल की बजाय मैं चाहूँ अमेज़ोन का लिंक लेना तो क्या करूँगा, अमेज़ोन क्लिक करें, इनके वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ से इनका जो लिंक है ना वो कॉपी कर लेते हैं। और ये रहा ना, ये /www. कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक और हम एंकर टैग ले देते हैं। एक काम करते हैं ना, अब हम कमेंट आउट का भी यूज़ करते हैं। कमेंट आउट में लिख देते हैं अमेज़ोन लिंक, अमेज़ोन लिंक, और यहाँ पर एक एंकर टैग लेकर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे अमेज़ोन। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लिंक आ जाना चाहिए, अमेज़ोन का लिंक आ गया, बट ये कहीं ना कहीं क्या एक लाइन में है, सेम इमेज के अलाइन में है। नीचे करने के लिए वही बी आर टैग आपको यूज़ करना होगा, बी आर टैग यूज़ करेंगे। सो ये नीचे आ गया अपने आप। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, मैं एक सेम टैब में खोल रहा हूँ, वही प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीका था हमारे पास,
जो मैंने ऊपर यूज़ किया ना, यहाँ पे देखो टारगेट यूज़ किया है, टारगेट के अंदर मीन या फिर आप या फिर पेरेंट ले सकते हो बेसिकली। टारगेट, आप यहाँ पे टारगेट लिखना, इसके अंदर ब्लैंक या फिर मेन, सेल्फ का मतलब सेम टाइप के अंदर ओपन होना। सो इसको वापस बैक करते हैं और क्लिक करते हैं। ये सेम टाइप के अंदर ओपन हो रहा है, क्यों? शायद सेव तो नहीं हुआ ना, चेक करें एक बार। आप चेक करते हैं, सेम टाइप के अंदर ओपन हो रहा है, क्या मैंने ब्लैंक ही लिया है? चेक करते हैं, ब्लैंक। और एक काम करते हैं, नए टैब, बहुत सारे टैब ओपन हो गए, इन सबको क्लोज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक मिनट रिलोड होने के बाद ये एक ही टैब के अंदर ओपन हो रहा है, क्या दिक्कत है? वापस से मैं एक बार गो लाइव सर्वर कर लेता हूँ, अगर उससे रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, मैंने चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है। हाँ, इससे ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के अंदर ओपन हो गया, शायद पेज रिलोडिंग में ही कुछ एरर आ रही थी, बट वो ठीक हो गया अब, ठीक है। सो इस तरीके से आप एंकर टैग का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर HREF है, HREF के अंदर क्या डालते हैं, टारगेट ये कब काम आता है आपको पता चल गया, और जिस चीज़ का लिंक है उसका नाम। बेसिकली आपको टारगेट तो देना ही है, या फिर नहीं भी दे सकते तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि लिंक तो ओपन हो जाए ना। अगर आपको चाहिए नेक्स्ट टाइम ओपन करवाने के लिए तो वहाँ पर आप टारगेट तो दे सकते हो। अगर इमेज के अंदर आपको रेकमेंड है, या फिर कह सकते हैं कि आपको ऑल्ट लेना है, ऑल्ट के अंदर नाम डालना है जिस चीज़ का इमेज है, ये कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करोगे, इमेज में कुछ एरर आ जाएगा तो उस समय यूज़र को पता नहीं चलेगा कि ये जो इमेज है वो किस चीज़ का था। तो ये ऑल्ट का ध्यान रखना। BR जैसे मैंने बता दिया, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। यहाँ पर BR का कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं एक 2 पैराग्राफ के अंदर, या फिर जो हमारा H1 है ना, इनके बीच में BR लगा सकता हूँ। कहने मतलब यहाँ पर BR ले लेता हूँ, एक और BR ले लेते हैं, सेव करेंगे। अगर मैं ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करूँगा, रिलोड करते इसे वापस, तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो, इसके बीच में बहुत सारी गैपिंग क्रिएट होगी, 2 लाइन की गैपिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। वैसे हर एक एलिमेंट के बीच में BR ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपको यूज़ पता चल गया एंकर टैग किस समय यूज़ करना है, जब आपको एक लिंक लेना हो वेबसाइट में। अगर आपको इमेज लेना हो वेबसाइट में तो इमेज SRC, उसके अंदर ऑल्ट, BR मतलब 2 एलिमेंट के बीच में गैपिंग क्रिएट करना।